ना जाने आज तक मैंने आपको कितने क्राइम की कहानियां सुनाई हैं, कितनी माइंड में घूमती रहती हैं, कितनी ऐसी हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं लेकिन मैं उनको बता नहीं सकता क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि हो सकता है उनको सुनकर आप में से कुछ एक का दिमाग खराब हो जाए, कुछ एक को वो बात पच ही ना पाए, इसलिए मैं उन सबको इग्नोर करता हूं, सिर्फ अपने तक ही रखता हूं। लेकिन कुछ एक कहानियां ऐसी होती हैं जिनको सच में जानकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ऐसा लगता है अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता तो यहाँ इसका परिणाम इससे भी ज्यादा भयंकर हो सकता था। और बिल्कुल आज एक मैं आपको ऐसी ही कहानी बताने वाला हूं। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। अगर मैं आपके सामने जापान का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नंबर 1, हाई टेक्नोलॉजी। जी हाँ, वहां की जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला पूरी दुनिया आज तक नहीं कर पाई है। दूसरा, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा हुआ वो एटॉमिक बम, उसका भी मुकाबला आज तक कोई और नहीं कर पाया क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में 2 ही बार एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और वो भी जापान के अंदर ही। तीसरा, यहाँ पर जापान को एक बहुत ही शांति प्रिय देश माना जाता है और साथ ही यहाँ पर जापान में रहने वाले लोगों की जो एवरेज एज होती है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब यहाँ पर जो लोग जिंदा रहते हैं वो बहुत बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक ऐसे देश के अंदर जो कि अपने आप में पूरा समृद्ध हो, उसके अंदर कोई क्राइम कैसे कर सकता है? और क्राइम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक बहुत बहुत ही ज्यादा ग्रूसम क्राइम यहाँ पर निकल कर सामने आया। इसको समझने के लिए हमें जापान की राजधानी टोक्यो में जाना पड़ेगा। और आपको भी पता है कि टोक्यो इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर है जहां तकरीबन 1.5 करोड़ लोग छोटी सी जगह पर रहते हैं। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना बढ़िया यहाँ पर शहर है, इतना बड़ा शहर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक एयरपोर्ट से तो काम नहीं चलेगा। जी हाँ, इस शहर में आपको टोटल 2 एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। दूसरे की बात हम नहीं करेंगे, हम यहां करेंगे एकमात्र एयरपोर्ट की बात जिसका नाम है हैनाडा एयरपोर्ट। और ये हैनाडा एयरपोर्ट पूरी दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स में एक गिना जाता है। और इसी एयरपोर्ट पर दिन आया था 23 जुलाई 1999 का और सुबह के तकरीबन 11 बजे हुए थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, सभी पूरा स्टाफ अपना काम धंधे पर लगा हुआ था। फ्लाइट्स आ रही थी, फ्लाइट जा रही थी, लैंड हो रही थी, टेक ऑफ हो रही थी, पैसेंजर्स इधर उधर घूम रहे थे। और इन्हीं फ्लाइट्स में से एक थी निप्पॉन एयरवेज की फ्लाइट नंबर 61 जो कि अब कुछ ही देर बाद टेक ऑफ के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट को यहां से उड़कर कहीं और नहीं बल्कि जापान के ही नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होक्काइडो में उतरना था, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन ये फ्लाइट वहां कभी पहुंच ही नहीं पाई। इस फ्लाइट में टोटल अब 503 लोग सवार हो चुके थे। इसके अलावा यहां पर 14 क्रू मेंबर्स अब इस फ्लाइट के अंदर अपनी तैयारी कर रहे थे क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये फ्लाइट अब उड़ने वाली थी। और इसी फ्लाइट के अंदर इन्हीं 503 पैसेंजर्स में से एक था यूजी निशिजावा। 8 सितंबर 1970 के दिन टोक्यो में ही जन्मा ये यूजी उस टाइम तक आते आते तकरीबन 29 साल का हो चुका था और अब तक इसकी ग्रेजुएशन वगैरह सब पूरी हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से ये अभी तक बेरोजगार था। इसके पड़ोसी और साथ ही इसके जो साथ पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ बताया कि यूजी हमेशा से ही अकेलापन महसूस करता रहा था। वो स्कूल में भी बहुत सारे लोगों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई उससे बात करके खुशी नहीं था। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिससे भी बात करता कुछ टाइम तक तो उसके साथ सही रहता, बाद में उसका ईगो बीच में आ जाता जिसके बाद वो सामने वाला बंदा उसे छोड़कर वहां से निकल लेता और वापस यहाँ यूजी अकेला रह जा रहा था। इसके अलावा यहाँ जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया कि ये कैसा बंदा है तो उन्होंने कहा, जनाब हमको तो पता ही नहीं है क्योंकि हम इससे ना ही कभी बोले हैं ना ही ये हमसे कभी बोला है। अपने घर में रहता है, अकेला रहता है, क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता। और जब यहाँ पर यूजी की हिस्ट्री के अंदर मैंने जाकर देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ यूजी को फ्लाइट सिमुलेटर्स वगैरह चलाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। जी हाँ, आपको भी पता होगा कि फ्लाइट सिमुलेटर क्या होते हैं। हम मोबाइल में गेम वगैरह खेलते हैं, फ्लाइट वगैरह की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसके अंदर हम बटन दबा दबा कर वो जहाज वगैरह उड़ाते हैं। ऐसा ही कुछ गेमिंग सेटअप आता है जिसके अंदर हम पूरा कैबिन वगैरह खरीदते हैं, उसमें बड़े बड़े मॉनिटर्स लगे होते हैं, हैंडल्स वगैरह मिलते हैं, हमें पूरा सेटअप मिलता है जिसके अंदर बैठकर हमें ऐसा फील होता है जैसे हम असली में जहाज उड़ा रहे हों। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है वो चीज़। और ऐसी ही रियलिस्टिक चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी यूजी को और यही चीज़ अब उसकी साथी बन चुकी थी। क्योंकि यहाँ वो ना ही कुछ उससे बोलती थी, जैसा वो चाह रहा था वो चीज़ वैसा ही कर रही थी। यकीन मानिए यूजी जहाज़ों के अंदर पूरा घुस चुका था। उसको अच्छे से पता था कि यहाँ जहाज कैसे उड़ाते हैं, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है और क्या क्या उपकरण जहाज में लगे होते हैं।
फ्लाइट तकरीबन 11:05 पर इस हैनाडा एयरपोर्ट से उड़ चुकी थी और सारे पैसेंजर सब अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। सीट बेल्ट हटाने का साइन यहां से निकल चुका था। अब जो 14 क्रू मेंबर थे वो अपने अपने काम धंधे पर लग चुके थे, अपनी अपनी ट्रॉलियां बाहर निकाल रहे थे, पैसेंजर्स अपने आप में बात कर रहे थे। असल में ये जहाज डबल डेकर था, मतलब कि यहाँ नीचे भी इकोनॉमी क्लास थी और ऊपर यहाँ प्रीमियम क्लास थी। और इस जहाज का जो कॉकपिट था, मतलब कि जहां पायलट बैठता है, जहाज को उड़ाता है, वो ऊपर वाले कॉकपिट में आगे की तरफ था। अब नीचे की तरफ यहाँ यूजी निशिजावा बैठा हुआ था। अब जैसे ये फ्लाइट उड़ी और ऊपर जाकर ये सीधी हुई, अब धीरे धीरे क्रूज करती जा रही थी, तभी यहाँ पर यूजी ने अपनी जेब में रखा हुआ एक 20 सेंटीमीटर लंबा चाकू निकाला और उस चाकू को अपने हाथों में दबाकर अपनी सीट से उठा और सीधा आगे की तरफ जाने लगा। वो आगे चलते हुए उन सीढ़ियों के पास गया जो सीढ़ियां सीधा ऊपर वाले डेक की तरफ जा रही थी। उसने सीढ़ियां पकड़ी, सीढ़ियां पकड़कर ऊपर चढ़ा और ऊपर उसे एक फ्लाइट अटेंडेंट दिख गई। फ्लाइट अटेंडेंट को देखते ही उसने फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाया। फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, हाँ जी जनाब बताइए क्या हुआ। लेकिन यहाँ वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने फ्लाइट अटेंडेंट का हाथ पकड़ा और उसको घुमाकर अपने आगे लगा लिया और दूसरे हाथ से अपना चाकू उसके पीछे रख दिया। ये चीज़ देखते ही वो फ्लाइट अटेंडेंट बहुत ज़्यादा घबरा गई, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ यूजी ने उसके कान में कहा, अगर तुम नहीं मरना चाहती तो जाकर सीधा कॉकपिट खोल दो। अब आप सभी को भी पता होगा कि कॉकपिट के अंदर जाना सिर्फ और सिर्फ क्रू मेंबर्स को ही अलाउड होता है। अगर हम जाकर किसी कॉकपिट का दरवाजा खटखटाएंगे तो वो नहीं खुलेगा। अंदर से भी लॉक होता है, बाहर से भी लॉक होता है, बाहर से भी आईडी लगानी पड़ती है और अंदर से जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं खुलेगा। अब पीछे क्योंकि वो चाकू लगा हुआ था और ऐसी सिचुएशंस में हम अक्सर देखते आए हैं कि कोई पैनिक यहाँ पैसेंजर्स के बीच ना हो जाए, भगदड़ अंदर ना मच जाए, इसलिए यहाँ पर वो जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं इस सिचुएशन में कांड करने वाले की बातों को जरूर मानते हैं। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही काम वो फ्लाइट अटेंडेंट करने वाली थी। वो चुपचाप यहाँ यूजी के साथ कॉकपिट की तरफ निकल पड़ी और निकलते निकलते यहाँ उसने वो अपनी आईडी कार्ड निकाला और आईडी कार्ड को सीधा उस कॉकपिट के दरवाजे पर लगाया। अंदर आवाज लगाई कि कैप्टन साहब दरवाजा खोलो। और जैसे ही कैप्टन ने पीछे घूमकर उस दरवाजे का लॉक खोला, लॉक खोलते ही उस फ्लाइट अटेंडेंट को तो पीछे की तरफ फेंक दिया यूजी ने। यूजी खुद अब अंदर उस कॉकपिट में घुस चुका था। ये चीज देखते ही फ्लाइट का कैप्टन और यहाँ को पायलट दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए कि ये भसड़ यहाँ कहां से आ गई, ये आखिर है कौन और इसको अंदर किसने आने दिया। अब इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछ पाता, उसने अपने हाथ में रखा हुआ चाकू दोनों को दिखाया और वो अब समझ चुके थे कि यहाँ ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। इस जहाज का को पायलट काजुयुकी कोगा, जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ 34 साल की थी, उसने सीधा अपने हाथ छोड़ दिए और जो फ्लाइट जो थी वो अब ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी। वो वहां अपनी सीट से खड़ा हुआ और यूजी ने उसे कहा कि तू बाहर निकल। वो सीधा यहाँ अपने कैबिन को छोड़कर बाहर की तरफ निकल चुका था, बाहर आकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ यहाँ फ्लाइट का कैप्टन, जिसका नाम नागाशिमा था, उसकी उम्र यहाँ 51 साल की थी। वो और यूजी ही अब इस कॉकपिट के अंदर अकेले बचे हुए थे। अब यहाँ पर नागाशिमा ने अपने हाथों को ऐसे उठाते हुए उसके तरफ किए और पूछा कि हाँ जी बताओ आप कौन हो और आप क्या चाहते हो। यूजी ने अपना उसे नाम बताया और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस जहाज को वापस मुड़वाना चाहता हूं और इस जहाज को मोड़कर तुम सीधा यूएस का जो मिलिट्री एयर बेस हमारे जापान के टोक्यो के वेस्टर्न साइड में बना हुआ है, उस मिलिट्री एयर बेस पर आप इस जहाज को लैंड करवाओ। तुरंत यहां पर नागाशिमा ने इमरजेंसी बटन दबाया और इमरजेंसी मैसेजेस जो थे वो सीधा अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजे जा चुके थे। वहां उनको पता लग चुका था कि यह फ्लाइट उनकी हाईजैक हो चुकी है और ये अब दिक्कत के अंदर है। तुरंत यहां पर कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करी और कहा कि हमें यूएस मिलिट्री एयरबेस जो कि नॉर्थ साइड में है टोक्यो के, वहां लैंड करना चाहते हैं। इस जहाज का संपर्क उस एयरबेस से करवाया गया और यहां पर वो एयरबेस इस जहाज को उतरवाने के लिए तैयार थे। नीचे रनवे खाली किए जा चुके थे और तैयारियां थी कि जहाज वहां लैंड करेगा। लेकिन यहां दिक्कत ये हुई कि नागाशिमा, जो कि एक टाइम पर इस जहाज को वापस घुमाने के लिए तैयार थे, बट वो एकदम से ही मना कर गए कि नहीं, ये जहाज वहां नहीं जा सकता, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है, आपको जो करना हो कर लो, आपको जहां और मर्जी लेकर चलना हो वहां मैं लेकर जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ यूजी नागाशिमा के सामने अड़ चुका था कि मुझे वो जहाज वहीं उतारना है और आपको वहीं लेकर आना पड़ेगा। लेकिन नागाशिमा भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हम ये जहाज वहां नहीं लेकर जा सकते। अब क्यों नहीं लेकर जा सके, एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब यहाँ इस बात को सुनकर यूजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो साइड में जाकर को पायलट वाली कुर्सी पर बैठ गया और चाकू पायलट की तरफ दिखाने लगा कि तुम लेकर जा रहे हो या नहीं। नागाशिमा मना कर रहे हैं। तकरीबन अब इस फ्लाइट को उड़े हुए 25 मिनट बीत चुके थे और पिछले 10 मिनट से ये दोनों आपस में एक दूसरे से उलझे हुए थे कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। तभी यहाँ
यूजी अपनी सीट से उठा, को पायलट वाली सीट से उठा और दूसरी तरफ घूम कर आया। उसने पहले कॉकपिट का दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करने के बाद वो वापस घूमा, उसने अपने जेब में रखा हुआ चाकू वापस निकाला और निकालकर सीधा नागाशिमा के पास गया, उसकी गर्दन के ऊपर रखा और कहा कि अंतिम बार पूछ रहा हूं, तुम इस फ्लाइट को वापस घुमा रहे हो या नहीं, या फिर मैं अपना काम करूं। नागाशिमा को लगा कि ये जस्ट उसके साथ मजाक कर रहा है, बट ये मजाक नहीं था। यहाँ पर नागाशिमा ने एक बार फिर से मना किया कि हम इस फ्लाइट को उस तरफ नहीं मोड़ सकते। और ये चीज सुनते ही यहाँ यूजी को पता नहीं क्या हुआ, उसको क्या गुस्सा आया, उसने वो चाकू सीधा लगातार दर्जनों बार नागाशिमा की गर्दन के अंदर मारा। लगभग यहाँ वो चाकू नागाशिमा की गर्दन की जाली बना चुका था। जी हाँ, उसके गर्दन आर पार दिख रही थी, उसके खून की जो धारें थी वो फूट फूट कर यहाँ पूरे कैबिन में फैल चुकी थी। आगे जो डैशबोर्ड था वो सारे बटन्स के ऊपर, सारे पैनल के ऊपर खून ही खून बिखर रहा था। अब ये चीज देखते ही यूजी को पता नहीं क्या हुआ, उसने नागाशिमा को वहीं छोड़ा और वो साइड में को पायलट वाली सीट के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद किया और अब वो खुद यहाँ इस जहाज को उड़ा रहा था। सोच कर देखिए, को पायलट बाहर है, फ्लाइट का मेन कैप्टन वो अब तक स्वर्ग सिद्धार चुका था। दूसरी तरफ यहाँ को पायलट वाली सीट के ऊपर एक ऐसा लड़का बैठा है जिसने अभी अभी फ्लाइट के कैप्टन का मर्डर किया हो, वो भी 36,000 फीट की ऊंचाई पर। और साथ ही यहाँ पर इस फ्लाइट के अंदर अभी भी 503 यात्री और साथ ही 14 क्रू मेंबर्स भी सवार हैं और इन सब की जान एक ऐसे लड़के के हाथ में है जो सन की तो है ही, साथ ही उसे फ्लाइट उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक लड़का जो कि अभी तक फ्लाइट सिमुलेटर से उड़ाता रहा था, जिसने सिर्फ मोबाइल में ही जहाज उड़ाया हो, वो अब असली जहाज उड़ा रहा था। पूरा जहाज अब उसके कंट्रोल में था। और जबकि यहाँ जो कॉकपिट के बाहर यात्री मौजूद थे, स्पेशली जो ऊपर वाले डेक पर मौजूद थे, उनको तो यहाँ आवाजें सुनाई दे रही थी, अंदर से लड़ाई होने की ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ वो जो कॉक पायलट था वो यहाँ इस कैबिन के बाहर खड़ा हुआ था। अब ये बाहर क्यों खड़ा था, ये किसका इंतजार कर रहा था, ये बाहर बैठे यात्रियों को समझ ही नहीं आया। लेकिन यहाँ वो एक चीज तो क्लियर समझ चुके थे कि कोई ना कोई भसड़ तो इस कॉकपिट में जरूर मची हुई है। अब क्या मची है वो हमें पता करना है। और ये जल्दी ही उनको पता लग भी गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जहाज था वो हिचकोले खा रहा था, कभी इधर झुक रहा था, कभी उधर झुक रहा था, कभी एकदम से झटके मार रहा था। जो टर्बुलेंस के टाइम पर हमें झटके महसूस होते हैं, वैसे ही झटके अब लगातार यहाँ इस जहाज के अंदर बैठे हुए यात्रियों को लग रहे थे। अब इस आवाज को दबाने के लिए यहाँ फ्लाइट अटेंडेंट्स ने कमाल का काम किया। उनको लगा कि सबसे पहले यात्रियों को तो बाद में शांत करेंगे, हमें बच्चों को शांत करना होगा, क्योंकि यहाँ इस जहाज के अंदर 14 बच्चे भी मौजूद थे। और उन 14 बच्चों को शांत करवाने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट्स ने सभी की जो स्क्रीन्स लगी हुई थी, उन स्क्रीन्स के ऊपर बहुत ही फेमस कार्टून पॉकीमोन चला दिया। अब उस कार्टून के अंदर वो बच्चे तो उलझ चुके थे। अब यहाँ फ्लाइट के स्टाफ को थोड़ा टाइम मिल गया था इस सिचुएशन को हैंडल करने का। तकरीबन अभी इस पॉकीमोन को चलते हुए सिर्फ 5 ही मिनट बीते थे। सभी लगभग धीरे धीरे शांत हो रहे थे, जहाज झटके खा रहा था। लेकिन यहाँ जो उनके मन में डर था, सभी पैसेंजर्स के मन में, वो उनका सच होने वाला था। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद जहाज एकदम से जो भी सीधा चल रहा था वो नीचे की तरफ झुक चुका था। 36,000 फीट की ऊंचाई से वो जहाज सीधा अब नीचे की तरफ गिरने लगा था और इस स्पीड से गिर रहा था कि सब के सब आगे की तरफ झुक गए थे। ये चीज होते ही जो यहाँ को पायलट कॉकपिट के बाहर खड़ा था, उसने यहाँ सभी क्रू मेंबर्स को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे तुम सबकी मदद चाहिए है। हमें सबसे पहले तो दरवाजा खोलना होगा किसी तरह और जाकर मुझे ये फ्लाइट संभालनी होगी। सभी ने यहाँ कहा ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच यहाँ पर जो ऊपर बिजनेस क्लास में जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे, उनकी यहाँ पर टाई वगैरह ली गई, बेल्ट वगैरह ली गई और उन टाई बेल्ट्स को लेकर को पायलट कोगा ने उस दरवाजे को खोलना शुरू किया। जहाज धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा था, दरवाजा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन यहाँ काफी लोग जब लगे तो उन्होंने मिलकर उस जहाज के दरवाजे को तोड़ डाला और अब यहाँ को पायलट सीधा अंदर की तरफ घुस गया। और जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। उसने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। जी हाँ, राइट हैंड साइड की तरफ तो यहाँ उसका मेन कैप्टन मृत पड़ा हुआ था, उसके शरीर से खून की धारें अभी भी निकलती जा रही थी। जबकि यहाँ दूसरी तरफ यानी कि को पायलट वाली सीट के ऊपर यूजी आराम से उस जहाज के कंट्रोल को छोड़कर बैठा हुआ था, जैसे कि जहाज जाना चाहता है अपने आप चला जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे छुट्टी दे दो। ये चीज देखते ही को पायलट कोगा सीधा यूजी के ऊपर टूट पड़ा और वो चाह रहा था किसी तरह वो यूजी से उसका चाकू छीन ले, जिसके बाद तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर कंट्रोल कर ही लेगा। लेकिन यहाँ पहले अटेम्प्ट में वो फेल रहे सभी के सभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूजी के एक हाथ में वो चाकू था। लेकिन जब दूसरा अटेम्प्ट उन सब ने मिलकर किया तब यहाँ पर वो यूजी को काबू करने में सफल हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो उसके हाथ से वो चाकू छीना, जिसके बाद वो जो टाई और बेल्ट अपने साथ उस पैसेंजर्स की लेकर आए थे, उन टाई और बेल्ट से उसके हाथ और पैरों को बांध दिया और उसको सबसे पहले तो कॉकपिट से बाहर की तरफ फेंका। और अब यहाँ
जहां वो को पायलट कोगा अपने इस जहाज को संभालने वाले थे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि एक जहाज जो अभी तक 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, वो नीचे गिरकर सिर्फ और सिर्फ 960 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था। जी हाँ, 36,000 कहां और कहां 960 फीट, 35,000 फीट से भी ज़्यादा का एल्टीट्यूड ये जहाज़ अब खो चुका था। अब सारी की सारी जो बिल्डिंग्स नीचे मौजूद थी वो सब दिख रही थी। यहाँ सभी पैसेंजर्स को, सभी अपनी जान की खैर मंगा रहे थे और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में इस प्लेन के साथ हो क्या रहा है। कोई किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। फ्लाइट अटेंडेंट सभी चुप थे। लेकिन यहाँ ये जहाज़ जैसे ही 960 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, को पायलट ने जहाज़ को संभाला और उसका वापस एल्टीट्यूड ऊंचाई की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर जहाज स्टेबल हुआ और उसने वापस ऊंचाई पकड़नी शुरू कर दी। जैसे ही जहाज थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, तुरंत यहाँ को पायलट कोगा ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ संपर्क किया और कहा कि हमें हैनेडा एयरपोर्ट पर ही वापस आना पड़ेगा, ये एक इमरजेंसी है, तुरंत एम्बुलेंस को रेडी करो। क्योंकि यहाँ पर उनके मेन पायलट कैप्टन नागाशिमा को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनका जो सर है वो उनकी चेयर के ऊपर ऐसे लटक रहा है, उनके शरीर से तो खून की धारें निकल रही हैं। जब ये चीज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सुनी, वो सन रह गए। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऐसी कोई इमरजेंसी आज से पहले कभी डील नहीं करी थी। उड़ने के तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट बाद ये फ्लाइट घूम फिर कर वापस हैनेडा एयरपोर्ट पर ही लैंड कर चुकी थी, बिल्कुल सेफली। इस जहाज से 503 पैसेंजर्स और साथ ही 13 क्रू मेंबर्स उतार लिए गए बिल्कुल सेफली। लेकिन यहाँ एक जो था वो अभी भी इस जहाज में मेन पायलट की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि नागाशिमा ही थे। एम्बुलेंस से डॉक्टर बाहर उतरे, वो प्लेन के अंदर गए, ऊपर वाले डेक पर गए और ऊपर जाकर उन्होंने कैबिन में देखा कि यहाँ तो नागाशिमा इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने चेक किया लेकिन उनके शरीर में कोई जान नहीं थी। उन्होंने कह दिया कि जहाज में बहुत पहले ही नागाशिमा ने दम तोड़ दिया था। सभी के सभी पैसेंजर्स के यहाँ इंटरव्यू लिए गए। उनसे लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आपको पता है कि अंदर आखिर क्या भसड़ मची थी। लेकिन यहाँ मोस्टली तो यही कह रहे थे कि हम तो यहाँ खुद अपनी जान की सही सलामती मना रहे थे कि बस किसी तरह हम बच जाएं, ये प्लेन जो है वो क्रैश होने से बच जाए। हमें तो पता ही नहीं कि आखिर असल में हुआ क्या है इस जहाज के अंदर। लेकिन यहाँ यूजी के जो बराबर में बैठा हुआ था व्यक्ति, उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि मुझे इस व्यक्ति को देखकर थोड़ा शक पहले ही हो गया था। क्योंकि यहाँ उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटे कपड़े डाले हुए थे इसने, और साथ ही इसने दस्ताने भी पहने हुए थे। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति को जहाज में घुसने किसने दिया, क्योंकि इसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ज्यादा मैले थे। सभी लोग बस यहाँ यही बोल रहे थे कि उन्होंने उड़ते हुए जहाज में इतनी नजदीक से जो रोड्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उसको कभी नहीं देखा था। वो पहले भी जहाजों में बैठे हैं लेकिन ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बादलों की चादर ही दिखाई देती है। लेकिन अब तो यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे बस ये बिल्डिंग्स उनके ऊपर फटने ही वाली हैं और ये अब उनकी जान लेने वाली हैं। लेकिन यहाँ सभी पैसेंजर्स ने यह भी कहा कि जो इस क्रू मेंबर था जहाज का, उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया। सभी को शांत रखने की कोशिश करी, स्पेशली बच्चों को पैनिक नहीं होने दिया। बहुत कमाल की जॉब उन्होंने करी और जैसे उन्होंने इस केस को संभाला, इस कांड को संभाला, हमें नहीं लगता कि कोई और इस तरीके से संभाल सकता था। 30 सालों के इतिहास में जापान के अंदर ये ऐसा केस था जब जहाज हाईजैक हुआ हो और उसके अंदर मौजूद पायलट का इस तरीके से बुरी तरह मर्डर कर दिया गया हो। राष्ट्रपति खुद यहाँ लोगों के सामने आए और उन्होंने अपनी जो संवेदना थी वो लोगों के साथ प्रकट करी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसकी हम गहराई में जाएंगे और सबसे पहले पता करेंगे कि आखिर ये यूजी निशिजावा था कौन, क्या चाहता था और किस तरीके से ये अपने साथ हथियार लेकर सुरक्षा को पार करते हुए जहाज के अंदर घुस गया और वो कैसे कॉकपिट तक भी जा पहुंचा। तो यहाँ इस चीज का जवाब सबसे पहले यूजी से ही मांगा गया। तो उसने सबसे पहले तो कुछ एक उत्तर दिए। उसने कहा कि मैं पहले तो हवा के अंदर तांडव मचाना चाहता था। दूसरा, यहाँ मुझे एक दिक्कत लगी इस एयरपोर्ट के अंदर और इस एयरपोर्ट की इस दिक्कत को मिटाने के लिए ही मैंने आप सभी को ये सबक सिखाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो दिक्कत ये थी कि ये एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बिजी है और बिजी होने के कारण लोग बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी फ्लाइट उड़ती हैं, बहुत सारी लैंड होती हैं। ये वहां का एक मेन हब बन चुका था और इसी भीड़ भाड़ की वजह से जो भी बैगेज आता था वो तो यहाँ स्कैन होता था स्कैनर के अंदर, लेकिन यहाँ पैसेंजर्स उस जहाज में बैठते थे, उनके साथ जो हैंडबैग वो लेकर जा रहे थे उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। ये चीज देखते ही यूजी के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो जो अपना लगेज चेक इन करवाते टाइम अपना जमा करवाएगा उसके अंदर वो कुछ नहीं रखेगा, उसको वो बिल्कुल आम सा रखेगा, लेकिन वो अपने साथ
सिक्योरिटी चेक को पार करते हुए एक चाकू लेकर जा सकता है। सिक्योरिटी चेक में सिर्फ उसे अपना बोर्डिंग पास दिखाना है और इसके अलावा उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी। उसने अब इस सिक्योरिटी के अंदर एक लूप होल तो ढूंढ लिया था। अब इस लूप होल को परफॉर्म करने के लिए उसने इस चीज की प्रैक्टिस करनी शुरू करी। सोचकर देखें, यहाँ वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम जहां फ्लाइट सिमुलेटर्स के ऊपर बिता रहा था गेम खेलते हुए, वो हैनाडा एयरपोर्ट के ऊपर सारा दिन धक्के खाता रहता, किसी छोटे रूट की फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता और उसके अंदर बस जाकर देखता कि क्या मेरी सिक्योरिटी चेक में मेरे साथ कुछ और भी चेक किया जा रहा है या नहीं। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसने इस प्रैक्टिस के लिए ही 6-7 बार ऐसे ही फ्लाइट बुक कर ली राउंड ट्रिप की। वो अपने साथ वेपन लेकर जाता और देखता कि क्या उसकी चेकिंग हो रही है या नहीं। जी हाँ, उसने अच्छे से प्रैक्टिस करी लेकिन उसकी कहीं भी चेकिंग नहीं हुई। अब ये चीज़ उसको जब महसूस हुई तो 19 जून 1999 के दिन, यानी कि इस कांड से तकरीबन 1 महीना पहले, उसने हैनाडा एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट टीम थी उसको एक ईमेल लिखा। जी हाँ, ईमेल का जो सब्जेक्ट था उसमें उसने लिखा कि हैनाडा की जो सिक्योरिटी चेक है उसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। उसने जब ईमेल का पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैंने काफी बार अपने साथ हथियार कैरी किया है और मैं काफी बार इस एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर कहीं कहीं घूम कर आया हूं और कभी भी कांड हो सकता है। आप अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि वो जो ईमेल सिक्योरिटी मैनेजमेंट टीम को गया था वो उन्होंने सिरे से इग्नोर कर दिया। ये ईमेल इग्नोर हो चुका था। अब जैसे ये ईमेल यूजी का इग्नोर हुआ, यूजी को लगा यहाँ तो दिक्कत है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इनको सबक सिखाने के लिए, इनको एक झटका दिखाना पड़ेगा। अगर ये ईमेल उस टाइम पर वो लोग सीरियसली ले लेते तो नागाशिमा एक बहुत ही कमाल के कैप्टन हो सकता है आज भी इस दुनिया में जिंदा होते। लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने इसको अच्छे से तोड़ा और पूछा कि तेरा असली प्लान क्या था। अगर तुझे सिक्योरिटी चेक ही करवाना था तो वहां जाकर तू बीच में लोगों के खड़ा होकर ऊपर बोल सकता था कि देखो मैं किस तरीके से एक चाकू को लेकर आया हूं, यहाँ इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में दिक्कत है, आज मैं लेकर आया हूं, कल कोई और भी लेकर आ सकता है। अगर तुझे सिर्फ ये सिक्योरिटी का ही दिक्कत थी तब तू सिंपली बता सकता था, एक मर्डर तो नहीं करता। तब यहाँ पर उसने बताया कि जनाब आज तक मैं फ्लाइट सिमुलेटर उड़ाता आया था, मैंने गेम्स में ही जहाज उड़ाया था, मैं असली जहाज उड़ाना चाह रहा था और असली जहाज भी यहाँ मुझे जो टोक्यो में रेनबो गेट बना हुआ है, रेनबो ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के नीचे से निकालना था। एक बार आप खुद देख लीजिए वो रेनबो ब्रिज कैसा दिखता है। और ये नल्ला चाह रहा था कि वो इस इतने बड़े जहाज को, इतने बड़े पंछी को इस गेट के बीच में से निकाले। वो अपने प्लान को किस तरीके से अंजाम देना चाह रहा था इसका अंदाजा आप यहीं लगा लीजिए कि ना सिर्फ उसने इस फ्लाइट 61 के लिए टिकट बुक की हुई थी बल्कि यहाँ उसने पूरे दिन में तकरीबन 18 फ्लाइटों की और भी टिकट्स बुक की हुई थी। उसका प्लान था कि अगर वो फ्लाइट 61 में नहीं कर पाया तो वापस वो नॉर्दर्न आइलैंड जो था वहां से फ्लाइट पकड़ेगा, उस फ्लाइट में बैठेगा, यहाँ वापस आकर फिर ट्राई करेगा कि वो किसी और जहाज में ये चाकू लेकर जा रहा है या फिर वहां जाकर कांड बैठा सकता है या नहीं। वो पक्का हो चुका था कि आज उसे 23 जुलाई के दिन ये कांड बैठाना ही है। जिसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर किए कि एक बार इसका आप मेडिकल ट्रीटमेंट करो, इसको अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाओ और देखो कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं है। अगर ये पागल है तो हम इसे ट्रायल में भी नहीं खड़ा कर सकते, इसको सजा में भी थोड़ी रियायत मिलेगी। तो तकरीबन यहाँ पर 6 महीने तक अलग अलग साइकियाट्रिस्ट ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तब यहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि यूजी असल में बहुत लंबे टाइम से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा था और उसी के नशे में वो आकर ये सब कुछ सोच रहा था। उसको ये सब चीजें बहुत आम सी लग रही थी। उसको सही गलत में जो फर्क था वो थोड़ा कम समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर पागल नहीं था। कहीं ना कहीं वो सही भी था, उसका दिमाग ठीक भी था, लेकिन ज्यादातर हिस्से से वो पूरी तरह डैमेज हो चुका था। उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। अब फिर से यहाँ कोर्ट बीच में खड़ी थी कि यार आपने तो फंसा दिया, हमने कहा था आप हमें बताइए कि ये पागल है या नहीं, इसका दिमाग ठीक है या नहीं, आपने तो हमें फिर से बीच में लटका दिया। जब उसका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल ही रहा था, यहाँ उसने अपने बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके 3rd फ्लोर से नीचे कूद कर सुसाइड करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके सिर्फ एक पैर ही टूटा, वो खुद मरा नहीं। जिसके बाद उसके पैर का भी इलाज करवाया गया। उसके बाद यहाँ पर फाइनली जज को निर्णय सुनाना था। सन 2005 आ चुका था। अब तक यहाँ पर 2 तरह के लोग सामने आ चुके थे, जिनमें से एक ये बोल रहे थे कि इसका जो ये एक्ट था ये पूरा इससे भी भयंकर हो सकता था। अगर ये पायलट उस टाइम पर अपनी दरिया दिली ना दिखाते, वो इस जहाज को कंट्रोल ना करते, तो हो सकता है
यहाँ पर तकरीबन 550 से 550 लोग इस दुनिया को छोड़कर एक ही झटके में चले जाते। लेकिन यहाँ कुछ एक लोग जो थे वो सामने आए, कुछ वकील भी सामने आए। उन्होंने ये कहा हो सकता है कि ये यूजी उस टाइम पर थोड़ा नशे में हो, उस टाइम पर इसका दिमाग कंट्रोल में ना हो। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं पागल तो है ही, तभी तो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। हमें इसको थोड़ी कम सजा देनी चाहिए। उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी जापान में अगर कोई व्यक्ति प्लेन हाईजैक करता है और उस हाईजैकिंग के अंदर किसी व्यक्ति का, किसी पैसेंजर का या फिर किसी स्टाफ मेंबर का मर्डर हो जाता है तो वो चीज कांड करने वाले के लिए डेथ सेंटेंस बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि दिमाग सही से समझ नहीं आ रहा था यूजी का, तो जज थोड़े कंफ्यूज थे। लेकिन फाइनली सन 2005 में जज ने यहाँ यूजी निशिजावा को इस पूरे कांड का आरोपी माना और उसे जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई। खैर यहाँ पर उसे तो जेल के सलाखों में पीछे भेजा जा चुका था, बट यहाँ पर अब जो दिक्कतें निकल कर आ रही थी इस कांड के बाद वो थी पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाना। और ना ही सिर्फ हैनाडा एयरपोर्ट की बल्कि पूरे जापान के साथ ही पूरी की पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी के अंदर बदलाव किए गए और इस तरह की सिक्योरिटी की जो सुरक्षा थी, जांच थी, वो और ज्यादा तेज की गई और ज्यादा बारीक की गई। यूजी निशिजावा आज भी यहाँ पर जापान की ही जेल में बंद है। मेरे ख्याल से तो वो कभी इस जेल से निकलकर बाहर आएगा भी नहीं। फाइनली सन 2007 के अंदर ये केस जब शांत पड़ चुका था तब जाकर यहाँ पायलट नागाशिमा के परिवार वालों को कुछ सहायता दी गई। अब ये कितनी सहायता दी गई थी जापान की सरकार की तरफ से ये आज तक सामने नहीं आया, ये डिस्क्लोज नहीं की गई। खैर ये थी कहानी फ्लाइट 61 की, जब 36,000 फीट की ऊंचाई पर एक फ्लाइट कैप्टन को मार दिया गया। अगर को पायलट उस टाइम पर सही एक्शन ना लेता तो यहाँ कांड बहुत बड़ा हो सकता था। खैर आप जब प्लेन के अंदर बैठते हैं तो आपके दिमाग में किस किस तरह के बुरे बुरे ख्याल आते हैं उनके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर जिक्र करें। और क्या आपको इस कांड के बारे में पहले पता था उसके बारे में भी मुझे जरूर बताएं। खैर अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट नेहा भल्ला को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।